सबसे पहले हरिद्वार से ही खबर लेते हैं, जहां पर इब्राहिमपुर में एक केमिकल फैक्ट्री में भीषण अग्निकांड हो गया। फैक्ट्री में शाम 7 बजे अचानक आग लगी। आग लगने के दौरान फैक्ट्री मालिक समेत 3 लोगों के फंसे होने की जानकारी मिल रही है। फायर ब्रिगेड ने करीब 10 घंटे की मशक्कत के बाद आग की लपटों पर काबू तो पा लिया, लेकिन धुएं और मलबे की वजह से दमकल कर्मी अंदर नहीं जा पाए हैं। तो 3 लोग फंसे हो सकते हैं अंदर। ये देखिए आप किस तरह से इस फैक्ट्री में, केमिकल की फैक्ट्री बताई जा रही है, जिसमें ये भीषण आग लगी। शाम के 7 बजे आग लगी और बुझते बुझते इसे काफी वक्त लगा। करीब 10 घंटे की मशक्कत के बाद फायर ब्रिगेड की टीम ने आग पर काबू पा लिया, लेकिन धुएं के गुब्बार की वजह से और सारा सामान जिस तरह से जला है, अब तक फायर कर्मी अंदर नहीं दाखिल हो पाए हैं। बातचीत करने के लिए, अपडेट्स के लिए पुलकित इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। पुलकित, बताया जा रहा है कि 10 घंटे की मशक्कत के बाद आग पर तो काबू पा लिया गया, लेकिन अभी भी फायर कर्मी अंदर नहीं जा पाए हैं। क्या जानकारी से लेकर? देखिए, इब्राहिमपुर की इस केमिकल फैक्ट्री में 7 से 8 बजे कल शाम ये आग लगी थी। एक केमिकल का एक जो टैंकर था वो यहाँ पर आया हुआ था सामान उतारने के लिए, और उसके बाद उस टैंकर में जब आग लगी तो उससे पूरी फैक्ट्री में, पूरी गोदाम में ये आग फैल गई। और उसके बाद देखते ही देखते जो आग की जो लपटें थी वो पूरी तरह से विकराल हो गई और अफरा तफरी का माहौल वहां पर हो गया। तो जब फायर ब्रिगेड की टीमें वहां पर पहुंची, पुलिस की टीमें वहां पर पहुंची और जो भी बचाव कार्य वहां पर शुरू किया गया, तो उसमें करीब 10 से 11 घंटे का समय लगा। जब जो लपटें थी, जो विकराल जो लपटें थी, उन पर यह काबू पा लिया गया है। लेकिन अभी इतना ज्यादा इस घटना स्थल पर इतना ज्यादा वहां पर धुआं है और इतना ज्यादा यहाँ पर मलबा है कि जो बचाव दल है, जो दमकल कर्मी है, वो वहां पर बिल्कुल भी एंटर नहीं कर पा रहे हैं, वहां दाखिल नहीं हो पा रहे हैं। और जो सबसे बड़ी बात यह है कि जो लोग पिछले 10 घंटों से, पिछली शाम से जो लोग लगातार लापता बताए जा रहे हैं, उनके बारे में अभी तक कुछ भी पता नहीं चल पाया है, उनका कुछ भी सुराग नहीं लग पाया है। अगर वो लोग, फैक्ट्री के जो मालिक हैं और उसके अलावा 3 या 2 मजदूर, अगर वो सब वहाँ फैक्ट्री के अंदर आग में फंसे थे, तो आग की लपटों को देखकर और आग की विकरालता को देखकर ये अंदाजा लगाया जा सकता है कि किस तरह का हादसा जो है उनके साथ में हुआ होगा। हालांकि जो अधिकारी हैं वो इस पर किसी भी तौर से आधिकारिक रूप से अभी कोई पुष्टि नहीं कर रहे हैं। जब पूरी तरह से जो घटना स्थल है वो मुआयने के लायक हो जाएगा, लोग वहां पर एंटर कर सकेंगे, पुलिस और फायर ब्रिगेड के जो लोग हैं वहां पर एंटर करके मुआयना कर सकेंगे, उसके बाद ही बताया जा सकता है कि कौन जो लापता थे वो वहां पर मौजूद थे या नहीं है, जो लोग वहां पर फंसे थे वो जीवित हैं या नहीं है। उसके बाद की जो जितनी भी चीजें हैं वो आगे की जाएगी। लेकिन इसमें अब इसमें काफी इस तरह की जांच की सारी बातें हैं। लेकिन एक और बात बड़ी यहाँ पर ये निकल कर आ रही है कि रिहायशी क्षेत्र में जो ये केमिकल का गोदाम था या ये फैक्ट्री थी, ये अवैध रूप से पिछले कई सालों से चल रहा था। किसी तरह की इनके पास में कोई परमिशन नहीं थी, तब किसी की इस पर नजर नहीं पड़ी। लेकिन अब जब इतनी बड़ी घटना हो गई है तो वहां पर पूरी रात पुलिस को ऑपरेशन चलाना पड़ रहा है। अब ये भी देखने वाली बात होगी कि आगे इसके लिए पुलिस और प्रशासन कितना सतर्क होता है कि आगे इस तरह की बड़ी घटनाएं ना हो। जी ठीक है पुलकित, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। और पचमातून में नदी, बरसाती नाले, खाले की जमीन पर अवैध कब्जों पर चलेगा बुलडोजर और पट्टों की जमीनों को कब्जा मुक्त कराने की अब तैयारी तहसील की तरफ से चल रही है। कब्जों को हटाने की कार्रवाई आज से शुरू करने जा रही है। हम आपको बता दें कि पचमातून में करीब 13 हेक्टेयर जमीन पर अवैध कब्जा लोगों ने किया हुआ है, जिसको खाली करवाया जाएगा। और ये जो आज मतलब हटाने का जो भी कार्य है वो आज से शुरू हो जाएगा, यानी कि जो 13 हेक्टेयर जमीन है उस पर से अवैध कब्जा हटाया जाएगा। प्रशासन आज से इस अवैध कब्जे को हटाने का काम शुरू करेगी। और बातचीत करने के लिए कुलदीप इस वक्त विकासनगर से हमारे साथ जुड़ गए हैं। कुलदीप, अगर इस पूरी जमीन की बात की जाए, कितने हेक्टेयर की जमीन है, क्या ये सरकारी जमीन है और कब से यहां पर बसावट थी, जिसके बाद अब ये डिसीजन लिया गया है कि अब यहां से जो भी अवैध निर्माण है उसे हटाया जाएगा? जी बिल्कुल, ये जो नाले, खाले या नदी के किनारे रहने वाले लोग, जो सरकारी जो जमीन है, जो सरकारी जमीनों पर कब्जा किया गया है, उसको हटाने की कवायद आज से शुरू हो जाएगी। हाईकोर्ट में याचिका दायर की गई थी। 3 याचिकाकर्ताओं ने अलग अलग याचिका दायर की थी, जिसके बाद हाईकोर्ट के आदेश पर अभी ये प्रशासन ने एक बड़ी फहरिस्त की सूची जारी कर दी है और जिसमें आज से कार्रवाई शुरू हो जाएगी। जिसमें आपका नाले खाले हो गया या फिर नदी के किनारे हो गया या फिर 132 के तहत जो पट्टे
आवंटित किए जाते हैं उसमें बड़ी कार्रवाई आज से शुरू हो जाएगी। पचवा जून में ये बड़ी कार्रवाई है और आज से शुरू होगी। तकरीबन ये 15 अप्रैल तक ये कार्रवाई चलने वाली है और 15 अप्रैल को हाईकोर्ट में भी एक दोबारा सुनवाई होगी, जिससे पहले प्रशासन इस पे पूरी कार्रवाई कर लेगा। तो इसमें आज देखना होगा जो मौके पर सिंचाई विभाग और पीडब्ल्यूडी विभाग, तहसील प्रशासन, तमाम पुलिस बल के साथ यहाँ पर मौजूद रहेगी और ये कार्रवाई आज से शुरू होने वाली है। नवाबगढ़ और भीमावाला और डाकपत्थर से शुरुआत की जाएगी और पूरे पचवादुर में ये कार्रवाई देखने को मिलेगी। जी ठीक है विकास। कुलदीप, बहुत बहुत शुक्रिया आपका जानकारी देने के लिए। और हरिद्वार में अवैध मजार पर फिर बुलडोजर चला है, जहां पर ज्वालापुर कोतवाली क्षेत्र के सराय के पास बनी अवैध मजार को प्रशासन ने बुलडोजर से ध्वस्त कर दिया। सिंचाई विभाग की जमीन पर बनी अवैध मजार को प्रशासन की ओर से हटाने का नोटिस दिया गया था। बावजूद इसके जब मजार को नहीं हटाया गया तो रविवार की सुबह दलबल के साथ पहुंची प्रशासन की टीम ने मजार को वहां से ध्वस्त कर दिया। प्रशासन का कहना है कि सरकारी संपत्ति पर बनी कई धार्मिक संरचनाओं को चिन्हित कर उन पर कार्रवाई की जा रही है। आगे भी ये कार्रवाई जारी रहेगी। देखिए, सराय में जो उत्तराखंड सिंचाई विभाग की जो जगह थी वहाँ पे एक अवैध अतिक्रमण था, तो उसके संबंध में ही पूरी विधिवत कार्रवाई करी गई, जिसमें पूर्व में नोटिस वगैरह दिए गए थे, आदेश जारी हुए थे। उसके बाद आज ये कार्रवाई करी गई, उसको हटाया गया। ये धार्मिक संरचना थी वहाँ पे मजार के रूप में थी, जिसको माननीय मुख्यमंत्री जी और माननीय जिलाधिकारी महोदय के आदेशानुसार हटाया गया। नोटिस भी दिए हुए थे, नोटिस वगैरह पूरी सिंचाई विभाग की तरह टाइम भी दिए गए थे, उसके बाद पर्याप्त समय भी दिया गया था, बहुत टाइम। देखिए, इस संबंध में तो जैसे जैसे संज्ञान में जो आता जाता है उसके बारे में जो संबंधित विभाग होता है उनके द्वारा नोटिस दिया जाता है, कार्रवाई। देहरादून से खबर लेते हैं, जहां पर गाड़ी से गन लहराते हुए दबंग दिखाने के मामले में पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया, जिसमें मोहम्मद असलम, बिलाल हुसैन, दानिश को पुलिस ने गिरफ्तार किया। तीनों को आईएसबीटी के पास से दबोचा गया। वहीं पुलिस की जांच में यह भी सच्चाई सामने आई कि गन असली नहीं थी बल्कि टॉय गन थी। तीनों आरोपियों को शांति भंग के आरोप में गिरफ्तार कर लिया गया है। साथ ही जिस गाड़ी में ये तीनों घूम रहे थे वो सिंचाई विभाग के टैक्सी नंबर की गाड़ी है। पुलिस ने सिंचाई विभाग को रिपोर्ट भेज दी है। आपको बता दें कि देहरादून के बीजी माजरा सब्जी मंडी के पास जीप में आगे की सीट पर बैठा व्यक्ति हाथ में रिवॉल्वर पकड़े लहरा रहा था, जिसका वीडियो सामने आने के बाद पुलिस ने छानबीन की और इसके बाद इन दोनों को पकड़ा। नैनीताल में पर्यटकों और बोट संचालकों के बीच जमकर घमासान हो गया। खूब लात घूसे चले। इस दौरान यहां अफरा तफरी मच गई। दरअसल नैना देवी मंदिर के पीछे पर्यटकों ने बोट ली, जिसके बाद वो नाव में ही स्टंट करने लगे। इसी दौरान बोट चालकों ने इनको रोका तो उन्होंने मारपीट शुरू कर दी। यहीं पर कन्या पूजन भी चल रहा था तो अफरा तफरी मच गई। हालांकि मामला कोतवाली तक पहुंचा, लेकिन यहां पर पुलिस कोतवाली में दोनों पक्षों का समझौता हो गया। चारधाम यात्रा शुरू होने से पहले ही ठगी के मामले सामने आने लगे हैं। यात्रा रूट पर होटलों की बुकिंग और हेलीकॉप्टर टिकट के लिए साइबर ठगों ने फर्जी वेबसाइट तैयार कर ली, जो हूबहू असली साइट जैसी दिखती है। इन वेबसाइट के जरिए हेलीकॉप्टर टिकट और होटल की बुकिंग कराई जा रही है। साइबर ठग एडवांस बुकिंग के नाम पर लोगों से पैसे वसूल रहे हैं। प्रदेश के साइबर पुलिस के पास अब तक कई शिकायतें मिल चुकी हैं। कुछ फर्जी वेबसाइट को बंद भी करा दिया गया है और इनके बैंक अकाउंट्स को फ्रीज भी कर दिया गया है। मैं चारधाम संबंधित बात करूंगा तो 1-2 शिकायतें आई, जिसमें हमें फेक एडवर्टीजमेंट या फेक कोई वो मिल गया, पोस्ट मिल गया, जो कि लोगों को बुकिंग कराने का उसमें वो दे रहा है, प्रलोभन दे रहा है। तो उन पेजेस को हमने डाउन कराया और उन बैंक अकाउंट्स पे भी कार्रवाई करी। और बाकी अगर ऐसे कोई भी शिकायतें आएगी तो उसके लिए हमने एसटीएफ और साइबर थाना जो ये है, हम जिसको मैं देखता हूँ, उसमें हमने एक डेडिकेटेड टीम बना रखी है जो लगातार इस पर मॉनिटरिंग कर रही है और कोशिश करेगी कि कोई भी ऐसा एडवर्टीजमेंट या कोई भी हमें दिखता है, पेज दिखता है, तो उसको हम जितनी जल्दी हो सके डाउन करने का प्रयास करेंगे। वही ठगों ने उत्तराखंड सचिवालय में सचिव पद पर कार्यरत विनोद कुमार सुमन के नाम से एक फर्जी फेसबुक आईडी विनोद सुमन बना ली और इस फर्जी प्रोफाइल पर उनके फोटो लगाकर उन्हें सचिव के रूप में दर्शाया गया। सचिव सुमन ने बताया कि इस फर्जी आईडी के जरिए लोगों को मैसेज भेजे जा रहे हैं और नौकरी या फिर अन्य काम कराने के नाम पर धोखाधड़ी का प्रयास किया जा रहा है।
सचिव ने जनता से अपील की है कि इस फर्जी आईडी से सतर्क रहें, साथ ही किसी भी प्रकार की लालच या दबाव में आकर अपनी व्यक्तिगत जानकारी साझा न करने की सलाह भी सचिव जी ने दी है। और देहरादून में नवरात्र के दौरान कुट्टू का आटा खाने से 400 से ज्यादा लोग बीमार पड़ गए। विभाग हरकत में आया तो सैंपल लेकर जांच के लिए भेजा गया, लेकिन जब जांच रिपोर्ट आई तो सबको चौंका दिया। देखिए जरा ये रिपोर्ट। कुट्टू का आटा जिसे लेकर अफरा तफरी मची थी, वही कुट्टू का आटा लैब टेस्ट में पास हो गया है। जी हां, कुल 24 सैंपल जांचे गए और इनमें से सिर्फ 2 सैंपल फेल हुए, वो भी सिर्फ इसलिए क्योंकि उनमें कुछ कीड़े मिले थे। ना कोई फंगस, ना कोई केमिकल, ना कोई मिलावट। तो अब बड़ा सवाल ये है, जब कुट्टू का आटा सही था तो फिर करीब 400 लोग बीमार क्यों पड़े? दिलचस्प बात यह है कि एक दुकान के परिवार के लोग भी बीमार पड़े, लेकिन जब इस दुकान के आटे का सैंपल टेस्ट के लिए भेजा गया तो वो भी पास हो गया। ऐसे में अब प्रशासन के सामने ये सवाल और पेचीदा हो गया है कि आखिर बीमारी की असली वजह क्या थी। देखिए, नेहरू कॉलोनी थाने के अंतर्गत हमने 3 नमूने लिए थे। जो दुकानदार था खुद भी बीमार हुआ था, उसके परिवार के लोग बीमार थे, लेकिन उनकी रिपोर्ट जो है एज पर रूल आई है। यानी वो आटा ठीक था? जी, जो रिपोर्ट है वो तो यही बता रही है। तो सर क्या कारण लगता है कि किस तरह क्यों ये बीमार हुए हैं? फिर अब वो जो लोग हॉस्पिटलाइज हुए हैं वो मेडिकल रिपोर्ट देख के ही उनका बताया जा सकता है, या जो उन्हीं के स्तर से ये बताया जा सकता है कि उनकी बीमार होने के क्या कारण थे। राजधानी देहरादून में कुट्टू का आटा अब एक पहेली बनता जा रहा है, जिसका बड़ा कारण ये है कि जिस कुट्टू के आटे को खाने से देहरादून में 400 से ज्यादा लोग बीमार पड़े थे, उसका जब सैंपल लैब टेस्ट के लिए भेजा गया और जब वहां की रिपोर्ट आई तो वो कुट्टू का आटा सही पाया गया। यानी कि अब एक चुनौती एक सामने ये भी है कि अगर कुट्टू का आटा सही था तो ये लोग आखिर में बीमार क्यों हुए, और अगर कुट्टू का आटा खराब था जिससे कि 400 से ज़्यादा लोग बीमार हुए, तो ये जो लैब की रिपोर्ट आई है, क्या ये कहीं ना कहीं सवालों के घेरे में है? सत्येंद्र बरतवाल, न्यूज़ 18 देहरादून। वहीं मिलावटी खाद्य पदार्थों पर काम करने वाले के एक एनजीओ ने कुट्टू आटे के टेस्ट में पास होने पर हैरानी जताई और कहा कि या तो उन्होंने वो टेस्ट नहीं किए जो करने जरूरी थे, क्योंकि यदि कुट्टू आटा खाने से लोग बीमार पड़े हैं तो वो खराब जरूर होगा। अभी कुछ सूत्रों से पता चला है कि जो लैब रिपोर्ट्स हैं वो जो है सही हैं कुट्टू के आटे की, लेकिन हाउ इट इज़ पॉसिबल? या तो लैब ने वो सारे के सारे टेस्ट नहीं किए जो कि नुकसानदायक थे, या उन्होंने सुपरफिशियली जो है टेस्ट कर लिए, क्योंकि जिन लोगों ने खाया है वो बीमार हैं, हॉस्पिटल में गए हैं। और सरकारी स्कूलों में क्लास 1 से 8 तक के लिए किताबों और ड्रेस के लिए केंद्र सरकार की तरफ से 800 करोड़ से ज्यादा का बजट दिया गया, लेकिन आज कई स्कूलों में अभी भी किताब और ड्रेस नहीं पहुंच सकी है। 1 अप्रैल से नया शिक्षा सत्र शुरू हो गया है, लेकिन इस बार भी प्रदेश के ज्यादातर सरकारी स्कूलों में बैग, जूते और किताबें वक्त से नहीं पहुंच पाई हैं। प्रदेश के 10,000 से ज्यादा स्कूलों में पहली क्लास से 8वीं क्लास तक के स्टूडेंट्स को किताब नए सेशन में मिलनी थी, लेकिन ज्यादातर स्कूल के बच्चे अभी भी किताबों के इंतजार में हैं और इसमें सबसे ज्यादा प्रभावित 5वीं से 8वीं क्लास तक के बच्चे हैं। हमने जो कर रखा है कि जो हमारे पुराने बच्चे थे, हमने उनसे बुक्स जो है वो स्कूलों में जमा करा ली है, तो फिलहाल हमारे बच्चे जो है वो उन्हीं बुक से काम चला रहे हैं, पिछले साल के बच्चों वाली। अधिकारी बताते हैं कि टेंडर प्रक्रिया में देरी हुई है, लेकिन अब किताबों के ट्रक स्कूल में पहुंचाए जा रहे हैं। ये बात सच है कि थोड़ा सा टेंडरिंग प्रोसेस में लेट हुई है, ये बात बिल्कुल सच है, लेकिन बच्चों के लिए किताबों के लिए कमी नहीं है, क्योंकि बुक बैंक में काफ़ी किताबें हैं और सबको निर्देशित भी किया गया है, सारे प्रिंसिपल्स को, शिक्षकों को, कि बुक बैंक से किताबें बच्चों को दें। और इधर करीब 1 हफ्ते में बुक्स जो हैं विद्यालयों में आनी स्टार्ट हमारी जो है हो जाएंगी। यानी कई साल से जो रीत चली आ रही है वो इस बार भी नहीं बदली। और अब ऐसी भी चर्चा है कि
कि सरकार एक बार फिर बुक्स के लिए डीबीटी यानी सीधे खातों में पैसे भेजने की योजना फिर से शुरू कर सकती है। न्यूज़ 18 के लिए देहरादून से भारती सकलानी उनियाल की रिपोर्ट। सीएम पुष्कर सिंह धामी आज सभी डीएम के साथ वर्चुअल मीटिंग करने वाले हैं। इस वर्चुअल मीटिंग में फॉरेस्ट फायर, पेयजल संकट समेत कई मुद्दों पर बातचीत होगी। इसके बाद सीएम धामी सुबह 11 बजे सामाजिक न्याय मंत्रालय के चिंतन शिविर कार्यक्रम में भाग लेंगे। साथ ही मुख्यमंत्री दोपहर 1 बजे सेतु आयोग की बैठक भी लेंगे। उत्तराखंड में ऑफिसर कभी रिटायर नहीं होते, इसलिए कुछ लोग उत्तराखंड को ब्यूरोक्रेट्स का पुनर्वास केंद्र भी कहने लगे हैं। क्यों, देखिए जरा ये इस रिपोर्ट में। उत्तराखंड सचिवालय में जो भी ब्यूरोक्रेट्स पहुंचा, उसका सरकारी नौकरी का मोह कभी खत्म नहीं हो पाया। उत्तराखंड सचिवालय का अब तक का इतिहास देखें तो यहाँ से जो भी आईएएस बतौर चीफ सेक्रेटरी रिटायर हुआ, उसके रिटायरमेंट से पहले ही उसकी दूसरी सरकारी नौकरी का जुगाड़ हो गया। उदाहरण के लिए 31 मार्च को आईएएस राधा रतूड़ी 2 बार मिले एक्सटेंशन के बाद चीफ सेक्रेटरी पद से रिटायर हुई। रिटायरमेंट का हफ्ता भी नहीं बीता था कि उनको सरकार में मुख्य सूचना आयुक्त की नौकरी मिल गई। 2009 में चीफ सेक्रेटरी पद से रिटायर हुए इंदु कुमार पांडे 1.5 दशक बाद भी सरकार में नौकरी कर रही हैं। 2017 में रिटायर हुए एस रामास्वामी भी सेवा का अधिकारी आयोग में मुख्य आयुक्त के पद पर तैनात हैं। 2016 में रिटायर हुए शत्रुघ्न सिंह सेतु आयोग में सलाहकार के पद पर तैनात हैं। 2015 में चीफ सेक्रेटरी पद से रिटायर हुए एन रविशंकर छठे राज्य वित्त आयोग के अध्यक्ष का काम देख रहे हैं। इनके अलावा पूर्व में चीफ सेक्रेटरी रहे नर्प सिंह, एस के दास, सुभाष कुमार, राकेश शर्मा भी रिटायरमेंट के बाद किसी न किसी पद पर रहे हैं। नौकरशाही की जो बिरादरी है उनको पुनर्वास करने वाली बात है। और खेत का भी सही है, कई बार ऐसे भी मेरे पास ऐसी जानकारी है कि केस है कि रिटायर बाद में 2-3 महीने बाद हो रहे हैं, उससे पहले उनको नियुक्ति सेवा के अधिकार में एक बार हुआ। ये बंदर बांट जो नौकरशाही की बिरादरियां ज्यादातर चलती आईएएस की है, तो अपने लिए वो अच्छे पद रखते हैं। इनके अलावा भी बहुत से आईएएस आईपीएस रिटायरमेंट के बाद किसी न किसी सरकारी पद पर एडजस्ट हैं। उधम सिंह नगर में डीएम रिटायर हुए आईएएस उदय राज राजस्व परिषद में सलाहकार पद पर तैनात हैं। रिटायर्ड आईएएस सुशील कुमार और आईपीएस दिलीप कुमार राज्य सूचना आयोग में बतौर सदस्य नौकरी पा गए हैं। रिटायर्ड आईपीएस राम सिंह मीणा राज्य मानवाधिकार आयोग में बतौर सदस्य सेवा दे रहे हैं। रिटायर्ड आईपीएस जीएस मारतोलिया अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के अध्यक्ष पद पर तैनात हैं। रिटायर्ड आईपीएस पुष्पक ज्योति पुलिस शिकायत प्राधिकरण में कार्यरत हैं। उत्तराखंड में प्रशासनिक अधिकारियों को चाहे पुनर्वास की बात हो या रसूखदार लोगों को कोई ऐसी पोजीशन में सेट करने की बात हो, पूरे सिस्टम और सरकार का ध्यान इसी दिशा में प्रतीत होता है। उत्तराखंड में लोगों में इस बात को लेकर के भी एक बड़ा व्यापक रोष है कि सरकार का और सिस्टम का ज्यादा से ज्यादा ध्यान इस पुनर्वास की दिशा में ही लगा रहता है। ये नाम तो महज उदाहरण भर हैं। हकीकत तो ये है कि दर्जनों ब्यूरोक्रेट्स रिटायर होने से पहले ही जोड़ तोड़ बढ़ाकर सरकार में अपना पुनर्वास फिक्स कर लेते हैं और ये परंपरा राज बनने के बाद से ही बदस्तूर चली आ रही है। न्यूज़ 18 के लिए देहरादून से सुनील नप्रभात की रिपोर्ट। अल्मोड़ा जिले के द्वाराहाट विधानसभा सीट के कांग्रेस से विधायक मदन बिष्ट इस समय चर्चा में हैं। दरअसल 2 दिन पहले सीएम पुष्कर सिंह धामी के अल्मोड़ा जिले के प्रवास के दौरान एक कार्यक्रम में विधायक मदन सिंह बिष्ट ने मुख्यमंत्री के नाम के जिंदाबाद के नारे लगाए। कांग्रेस से विधायक के नारों से जहां बीजेपी के नेता खुश हैं, वहीं विपक्षी कांग्रेस नेता हैरान हैं। कांग्रेस के समझ में नहीं आ रहा कि वो कैसे बचाव करे। हालांकि सोशल मीडिया में लोग विधायक की नारेबाजी के कई एंगल ढूंढ रहे हैं। इधर विधायक मदन बिष्ट ने सफाई देते हुए कहा कि उन्होंने 5 मांग सीएम धामी के सामने रखी। सीएम ने एक्शन का भरोसा दिलाया। कांग्रेस विधायक का कहना है कि अगर उनकी घोषणाएं मान ली गई तो वो चौगुनी ताकत से सीएम का स्वागत करेंगे और जयकारे भी लगाएंगे। खुले दिल से कहना चाहता हूं कि मैं मुख्यमंत्री जी का जितने का लोग थे उससे चौगुने लोग लाकर उनका स्वागत करूंगा। ये मैंने कहा और मैं उनके नारे भी लगाऊंगा, क्योंकि क्षेत्र की जनता है
क्षेत्र की समस्याएं हैं, जो क्षेत्र का भला करेगा उसके नारे वो कोई भी पार्टी की हो, कोई भी पार्टी को, मुख्यमंत्री सबका होता है। वहीं सीएम पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि विधायक बीजेपी के हों या फिर कांग्रेस के, विकास के मामले में कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। पूरे राज्य का समान रूप से विकास करना हमारा संकल्प है। देखिए, हमारा संकल्प है समेकित रूप से विकास करना, और विकास के मामले में हमने उत्तराखंड के एक छोर से लेकर दूसरे छोर, एक कोने से लेकर दूसरे कोने तक, और नीति से लेकर माड़ा तक, गुंजी तक, नीलांग जदौंग से लेकर हमारा चक्राता के अंतिम गांव जो हमारे बॉर्डर पर हैं, उन सभी गांवों के विकास का संकल्प लिया है। इसमें कहीं कोई भेदभाव नहीं है। हमारा प्रयास है पूरे राज्य में समेकित रूप से विकास। उत्तराखंड के 2 सरकारी अस्पतालों में 2 साल के जन्म मृत्यु के हजारों रिकॉर्ड गायब हो गए हैं, जिसके चलते अब लोग काफी परेशान हैं। देहरादून के प्रेमनगर और ऋषिकेश के सरकारी उप अस्पताल में 2 साल के रिकॉर्ड गायब हैं। साल 2015 और साल 2016 में कितने नवजातों का जन्म हुआ और कितने लोगों की मृत्यु हुई, इसके रिकॉर्ड की जानकारी नहीं मिल रही है, जिसकी वजह से हजारों लोगों को परेशानी हो रही है, खास करके उन लोगों को जिन्हें अपने नाम में संशोधन करवाना है। अस्पताल प्रबंधन ने इसे लेकर सीएमओ को लेटर भेजा है। न्यूज 18 ने मामले में जब सीएमओ से बात की तो उनका कहना है कि पहले जन्म मृत्यु सब रजिस्ट्रार की आईडी से बनाए जाते थे, लेकिन इस समय रजिस्ट्रार की आईडी से बनाए जा रहे हैं, लेकिन दोनों आईडी के मर्ज ना होने से ये दिक्कत आ रही है, जिसके लिए लेटर लिखा गया है। हमारे यहाँ क्षेत्र के जो प्रेमनगर हमारा उप चिकित्सालय है, जो बहुत बड़ा कॉर्पोरेशन और दोनों हॉस्पिटल के बाद अस्पताल में गिनती होती है, उसमें प्रेमनगर हुआ, उसके आसपास के सैकड़ों लोग जो अपने डिलीवरी कराने महिलाएं आती हैं, उन जो 2015 और 16 में जिनकी डिलीवरी वहाँ पर हुई है और जिनको प्रमाण पत्र जारी किए गए, आज वो अगर डुप्लीकेट या नाम संशोधन कराने या किसी अन्य चीज़ के लिए वहाँ पर जा रहे हैं, तो अस्पताल प्रशासन द्वारा ये बताया जा रहा है कि हमारे पास आपका डाटा नहीं है। जो वहाँ जन्म मृत्यु प्रमाण पत्र बनाए जाते थे वो सब रजिस्ट्रार की आईडी से बनाए जाते थे और अभी रजिस्ट्रार की आईडी से बनाए जा रहे हैं। तो दोनों आईडी मर्ज ना होने की वजह से जब हम रजिस्ट्रार की आईडी पे उसको देखते हैं तो वो नहीं दिखाई पड़ता है डाटा। तो उसी के लिए रिक्वेस्ट की गई है, जो रजिस्ट्रार हैं जन्म मृत्यु उसके, उनसे रिक्वेस्ट की गई है कि आप जो है जो सब रजिस्ट्रार और रजिस्ट्रार की आईडी को इसको मर्ज करने का करें, जिससे वो डाटा उसको दिखाए। अब टेक्निकल खामी है या फिर कोई और वजह, ये तो फिलहाल पता नहीं, लेकिन इसकी वजह से हजारों लोग परेशान हैं और इससे कब तक राहत मिलेगी, इसकी कोई डेडलाइन भी तय नहीं। न्यूज 18 के लिए देहरादून से भारती सकलानी उनियाल की रिपोर्ट। और अब देख लेते हैं पहाड़ टॉप 10। पिथौरागढ़ के डीडी हाट में खाई में गिरे बाइक सवार का शव बरामद किया गया। बाइक सवार शनिवार को खाई में गिरा था। नैनीताल में राजभवन रोड के जंगल में आग लग गई। कई घंटों की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया जा सका। रामनगर के पेरुमदारा में भूमाफियाओं ने रिटायर्ड कर्नल की करोड़ों की जमीन पर हड़प ली। जांच के बाद एसडीएम ने एफआईआर के आदेश दिए। पिथौरागढ़ के जाजर देवल क्षेत्र में शराब की दुकान खोलने का स्थानीय लोग कर रहे हैं विरोध। लाइसेंस रद्द नहीं होने पर बड़े आंदोलन की चेतावनी। चक्राता में मैसासा वाटरफॉल के सौंदर्यीकरण का काम किया जा रहा है। न्यूज 18 ने दिखाई थी मैसासा वाटरफॉल की बधाई की खबर। विकासनगर में बीते दिनों हुई गोकशी को लेकर बीजेपी से जुड़े मुस्लिम समाज के लोगों ने किया विरोध। प्रदर्शनकारियों ने किया पुतला दहन। अल्मोड़ा में मनाया गया बीजेपी का स्थापना दिवस। बीजेपी कार्यकर्ताओं ने धूमधाम से मनाया स्थापना दिवस। अल्मोड़ा के मल्ला महंत में रामशिला मंदिर में रामनवमी पर श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ी। भगवान राम की कल विशेष पूजा अर्चना की गई। उत्तरकाशी में ऐरावत पर्वत पर स्थित मां कुटेटी देवी मंदिर में नवरात्र के अंतिम दिन श्रद्धालुओं का तांता लगा रहा। नैनीताल में रामनवमी पर मंदिरों में उमड़ी भीड़।
राम भक्तों ने रैली निकालकर भगवान राम के रास्ते चलने का संकल्प लिया। तो इन तमाम खबरों के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, लौटेंगे 8 बजे की खबरों के साथ। ये है भारत के विकास और वैश्विक प्रभाव का युग, जिसे आकार दे रही है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की साहसिक और दूरदर्शी सोच। बने इस ऐतिहासिक मौके का हिस्सा, जहां वो रखेंगे एजेंडा युवा सशक्तिकरण और नई सोच को बढ़ावा देने के साथ भारत को वैश्विक नेतृत्व में ऊंचाइयों तक ले जाने का। सिर्फ न्यूज़ 18 राइजिंग भारत समिट 2025 में